हाय गाइस, आज हम लोग 2023 में आई हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये डायरेक्ट सीक्वल है द एग्जॉर्सिस्ट की, और ये मूवी आपको दोनों नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही वाली मूवी आप Z5 पे भी देख सकते हैं और एप्पल टीवी पे भी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हेटी, और ये जो जगह है ये बेसिकली कैरिबियंस में है। हमें यहाँ पे विक्टर को दिखाया जाता है और साथ ही साथ उसकी वाइफ है सोरेन, वो प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों यहाँ पे होते हैं। हमें मालूम चलता है कि विक्टर जो है वो बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर है और उसको सारी चीजों का फोटो लेने का शौक है। जिसके बाद हमें एक दिन का दिखाया जाता है जब विक्टर यहाँ पे सोरेन को होटल में ही छोड़ता है, जिससे कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उसको जाके वो ला सके। और जब वो निकला होता है लाने के लिए, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी कैटास्ट्रोफिक फॉर्म में अर्थक्वेक आ गया है। जिसके बाद वो भाग के अपनी वाइफ के पास आता है होटल में, मगर देख के लग रहा है कि कहीं उसको लेट तो नहीं हो गया। किसी तरह से वो अपनी वाइफ को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे उसका कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर यहाँ पे बोलता है विक्टर को कि उसके पास एक चॉइस है, या तो वो अपने बेबी को बचा ले या तो अपनी वाइफ को। दोनों को बचाना उसके लिए इम्पॉसिबल बात है अभी। इसके बाद हमारी जो मूवी की कहानी है ये आगे जंप करती है 13 साल। हमें यहाँ पे एंजेला को दिखाया जाता है जो विक्टर की बेटी है, मगर एंजेला को दूसरी तरफ देख के लग रहा है कि वो अपनी माँ को अभी भी बहुत ज्यादा मिस करती है, क्योंकि वो अभी भी जब भी उसको मौका मिलता है अपनी माँ के फोटोग्राफ्स को देखती है। उनका एक पर्पल शॉल है जिसको वो हमेशा अपने पास रखती है, और उनकी जो ज्वेलरी है उसको भी हमेशा वो देखती रहती है। और दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जिसने यहाँ पे एंजेला का जो ग्रोन अप वाला फेज है वहाँ तक उसको लाने में काफी एफर्ट करे हैं और काफी अच्छी तरीके से उसने ये निभाया है। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करता है अपनी बेटी के साथ। जिसके बाद हमें एक शाम का दिखाया जाता है जहाँ पे एंजेला विक्टर को बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड कैथरीन से मिलना चाहती है, और बेसिकली वो उसके घर जाएगी होमवर्क करने के लिए। स्टार्टिंग में विक्टर को तो ये ठीक नहीं लग रहा होता है पूरा आइडिया, मगर फिर भी वो मान जाता है जब यहाँ पे एंजेला उसको बोलती है कि वो रात होने से पहले घर पक्के से वापस आ जाएगी। मगर हमें स्कूल के बाद मालूम चलता है कि इंस्टेड की वो लोग कैथरीन के घर जाए, एंजेला और कैथरीन मिलके निकल जाते हैं एक अबैंडन बंकर की तरफ जो फॉरेस्टेड एरिया में है। हमें उनके हाथ में कैंडल्स और एक पेंडुलम भी दिख रहा होता है, और देख के लगता है कि वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं वहाँ पे। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि एंजेला बेसिकली अभी भी अपनी माँ के स्पिरिट को या उनसे किसी तरह से कनेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो ये रिचुअल कर रही है। जिसके बाद वो दोनों को हम देख पाते हैं कि वो लोग फॉरेस्टेड एरिया में है और उस रिचुअल को उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद विक्टर उस रात वापस आता है अपने घर में, तो उसको दिखता है कि एंजेला अभी तक वापस नहीं आई। अब वो बहुत ज्यादा कंसर्न होता है एंजेला के लिए, इसलिए वो जब वो कैथरीन के घर जाता है उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए कि वो दोनों बच्चियां कहाँ होंगी, तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हो सकता है उनकी जो थर्ड फ्रेंड है उसके वहाँ पर गए हों ये दोनों। और जब विक्टर इस थर्ड फ्रेंड के यहाँ पे कांटेक्ट करता है तो उसको मालूम चलता है कि वो दोनों बच्चियां उसके घर पे तो है ही नहीं, बल्कि उसको यहाँ पे ये मालूम चलता है कि किसी ने उन दोनों को फॉरेस्टेड एरिया की तरफ जाते हुए देखा। तो अब यहाँ पे विक्टर, कैथरीन के पेरेंट्स और पुलिस सारे मिलके उस फॉरेस्टेड एरिया में चले जाते हैं उन दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए, मगर उनको वहाँ पे उनका कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा होता। मगर विक्टर को तब भी यहाँ पे एंजेला का एक शू मिलता है और साथ ही साथ एक इयररिंग भी। अब देख के लग रहा है कि इन दोनों बच्चों के गायब होने की जो खबर है वो सारी जगह फैल गई है और सारे न्यूज चैनल्स ने इसको पिकअप कर लिया है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि कैथरीन का नाम ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू एंजेला, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि कैथरीन के जो पेरेंट्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करते हैं वहाँ के लोकल चर्च में, मतलब कि उनको लोग ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू विक्टर, क्योंकि हमें विक्टर का मालूम है कि वो यहाँ पे भगवान में विश्वास नहीं रखता। जिसके बाद 3 दिन निकल जाता है इसी इंसिडेंट को हुए हुए, और हम विक्टर को देख पाते हैं कि वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया के पास में कुछ होमलेस लोग रह रहे हैं, जिनको जाके वो वहाँ पे उनसे बात करने लगता है, अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। और जब वो वापस घर आता है तो उसको वहाँ पे अपना पड़ोसी मिस्टर म्यूलन मिलता है, जो उसके घर में एक तरीके का प्रेयर परफॉर्म कर रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग है कि एंजेला ऐसा करने से जल्दी वापस आ जाएगी। मगर यहाँ पे विक्टर तो एथिस्ट है, मानता नहीं है इन सब चीजों में, तो उन सबको वहाँ से भगा देता है। हम यहाँ पे एक और कैरेक्टर को देखते हैं, मिस बेहाइव को। अब यहाँ पे इस औरत का नाम आप याद रखना, क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है आगे चल के। जिसके बाद अगले ही दिन घर से 30 मील दूर वो दोनों लड़कियां मिल जाती हैं, जिसका वो फार्म हाउस होता है। वो इंसान फोन करता है और बताता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पर हैं, और उन दोनों लड़कियों को पुलिस वाले
हॉस्पिटलाइज करते हैं क्योंकि उनकी हालत वैसे ऊपर ऊपर से देख के तो ठीक है, मगर उनके पैरों में बहुत बुरी तरह से देख के लग रहा है कि चोट लगी हुई है। यहाँ पे उनका बेसिक हेल्थ जो है वो सब ठीक है, मगर वो अभी भी दोनों देख के ना बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हैं, एग्जॉस्टेड हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिसोरिएंटेड हैं, मतलब एकदम लॉस सी हैं वो दोनों। यहाँ पे उन दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ घंटे ही वहाँ पे वो लोग लापता रहे। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि कुछ घंटे नहीं बल्कि 3 दिन तक वो लोग गायब थे। अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो दोनों बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन करते हैं देखने के लिए कि उनका स्टेटमेंट मैच करता है कि नहीं, और उन्हें मालूम चलता है कि दोनों बच्चियां यहाँ पे सेम चीजें ही बोल रही हैं। दोनों ये बोलती हैं कि वो लोग फॉरेस्टेड एरिया में गए थे स्कूल के बाद, मगर वहाँ पे फिर उसके साथ उनके साथ बेसिकली क्या हुआ उन्हें कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल याद ही नहीं है। जिसके बाद दोनों बच्चियां घर आ जाती हैं और विक्टर को हमें दिखाया जाता है जो सारे सिचुएशन को बहुत ही शांत दिमाग से समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एंजेला बताती है कि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती है, इस वजह से उसने डिसाइड करा था कि वो जाके एक रिचुअल परफॉर्म करेगी जहाँ पे स्पिरिट्स को कांटेक्ट किया जा सकता है। और स्टार्टिंग में उसको लगा भी था कि सामने से उसकी माँ है जो उससे बात कर रही है, क्योंकि उसको हाल फिलहाल में लगने लगा था कि वो अपनी माँ से अब बात नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो बोलती है कि उसको बस इतना ही याद है कि लास्ट में उसकी माँ उससे बात कर रही थी और कुछ भी उसको याद नहीं है। इसके बाद उसी रात विक्टर नोटिस करता है कि उसके घर में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ एंजेला का यहाँ पे बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब नजर आ रहा है। जिसके बाद अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और हमें मालूम चलता है कि एंजेला ने यहाँ पे अपने बेड में ही पी कर दिया है। जिसके बाद वो उसको अपने साथ उठाता है, वॉशरूम की तरफ लेके जाता है उसके बेसिकली कपड़े चेंज करवाने के लिए, मगर वहाँ तक वो दोनों पहुँचते ही नहीं है क्योंकि यहाँ एंजेला सडनली उस पर अटैक कर देती है उसकी माँ के स्कार्फ से, जिसके बाद वो कन्वल्स करने लग जाती है। इसके होने की वजह से विक्टर उसको उठाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जहाँ पे उसको शांत करने के लिए सेडेटिव्स दिए जाते हैं। एक ही रात में देख के लग रहा है कि उसका जो कंडीशन है वो बद से बदतर होता जा रहा है। उसके पैरों में जो चोट लगी है वो बहुत गंदी तरह से इन्फेक्टेड लग रही है और उसके जो नेल्स हैं वो गिरने लग गए हैं। और साथ ही साथ उसके एब्डोमेन रीजन में हम देख रहे हैं कि उसने किसी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से हेल्प मी कार्व करा हुआ है अपने स्किन में। दूसरी तरफ हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जब एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ चर्च में होती है। चर्च में यहाँ पे सारी सेरेमनी होने के बाद जब वाइन और ब्रेड दे रहे होते हैं फादर यहाँ पे, तो कैथरीन बहुत बुरी तरीके से यहाँ रिएक्ट करने लग जाती है। जिसके बाद उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहाँ पे विक्टर कैथरीन के पेरेंट्स टोनी और मिरांडा से यहाँ पे बात करता है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि टोनी का जो परिवार है वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रिलीजियस रहा है। इनका मानना है कि बच्चों ने यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया में किसी तरह का रिचुअल करा जिसकी वजह से ईविल उनके साथ वापस आ गया है। और यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी यहाँ पे हेल में गए थे अपने मरने के बाद, 3 दिन के बाद वो वापस आए हैं वैसे ही जैसे उनकी बच्चियां आई हैं। यहाँ पे टोनी का बहुत फर्म मानना है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो वहाँ फॉरेस्टेड एरिया से अकेले वापस तो बिल्कुल ही नहीं आई हैं। जिसके बाद एक रात हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ सिस्टर एन जो है वो यहाँ देख रही होती है एंजेला के हेल्थ को, और सडनली एंजेला ऐसी कुछ बात बोल देती है जिसको सुन के यहाँ पे सिस्टर एन एकदम रियलाइज कर जाती है कि एंजेला जो है वो पोजेस्ड है। जिसके अगले दिन ही सिस्टर एन यहाँ पे विक्टर से मिलती है और उसको सारी चीजें बताती हैं जो प्रीवियस रात हुआ है यहाँ एंजेला के साथ। यहाँ पे वो अपनी कहानी विक्टर को बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि एक बार का बात है बिफोर शी गॉट प्रेग्नेंट वो यहाँ पे चर्च को ज्वाइन करना चाहती थी और नन बनना चाहती थी। बेसिकली यहाँ रूल होता है कि आप जब ननहुड को लेते हो तो आपको ये सारी चीजों से दूर रहना होता है। इस वजह से जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो यहाँ कॉन्वेंट को ज्वाइन नहीं कर पाई। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्वेंट का ये भी रूल होता है कि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आपको अपना एक नया नाम चूज करना है, जहाँ पे उसने अपना नाम सिस्टर मैरी चूज करा था। अब यहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो नन नहीं बन सकती थी तो उसने इस कहानी के बारे में अपने आप को छोड़ के किसी एक सेकंड पर्सन को भी कभी नहीं बताया। इसीलिए जब वो यहाँ बताती है कि एंजेला को ये बात कैसे पता हो सकती है अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ पे पोजेस ना हो, तो यहाँ विक्टर को भी देख के लग रहा है कि उसको भी थोड़ा सा चीजों पे डाउट होने लगा है। साथ ही साथ वो विक्टर को एक बुक भी देती है जिसका नाम होता है अ मदर्स एक्सप्लेनेशन, और ये बुक उसी इंसान ने लिखी हुई होती है जिसका यहाँ पे कहानी होता है पहली वाली द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में। उस औरत का नाम होता है क्रिस मैकनील जो पहली वाली मूवी में कैरेक्टर थी हमारी, और वो बेसिकली रीगन की माँ है जो विक्टिम यहाँ पे थी उस मूवी में जो पोजेस हो गई थी। उसको यहाँ ये भी मालूम चलता है कि यहाँ क्रिस ने एक्टिंग करियर छोड़ दिया है और साथ ही साथ वो एग्जॉर्सिस्ट स्पेशलिस्ट बन चुकी है। अब विक्टर निकल जाता है यहाँ पे क्रिस से मिलने के लिए, और जब वो पहली बार मिलते हैं तो यहाँ पे एंजेला के
केस को वो दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रीगन के बारे में भी जो टॉपिक है वो भी उठता है। क्रिस यहाँ बताती है कि उसका जो रिलेशनशिप था अपनी बेटी के साथ वो एकदम खराब हो गया था जब उसने इस बुक में सारी चीजें जो उसने एक्सपीरियंस करी हैं वो लिख के पब्लिश करी, और इसके रिजल्ट में ये हुआ कि वो अपनी माँ से दूर हो गई और आज तक उसने मुड़ के अपनी माँ से दोबारा बात नहीं करी। आगे वो क्रिस ये भी बताती है विक्टर को कि उसको नहीं मालूम कि उसकी बेटी जिंदा भी है कि नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे एंजेला के केस को स्टडी करने लगती है तो वो रियलाइज करती है कि जो सेम डीमन उसकी बेटी के केस में इन्वॉल्व था वही यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट रख रहा है। जिसके अगले दिन ही हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस, विक्टर और फादर मैडिक्स जो उनके लोकल चर्च का फादर है वो तीनों हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि उनको यहाँ पे एंजेला से मिलना है। और जब यहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे होते हैं सारी चीजों को तो वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अभी तक कैथरीन के परिवार वालों से बात नहीं करी है। जिसके बाद एक शाम का हमें दिखाया जाता है जब सारे यहाँ टोनी के घर पे आते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत बुरा है। उनको यहाँ पे नहीं चाहिए कि उनका जो लोकल चर्च है उनको मालूम चले या कैथरीन के बारे में कुछ भी, तो उन्होंने सारी चीजों से अपने आप को एकदम आइसोलेट कर दिया है जितना उनके लिए ह्यूमनली पॉसिबल हो। जब यहाँ क्रिस मिलती है कैथरीन से तो कैथरीन यहाँ बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर शो कर रही है। अब यहाँ फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो डीमन है उसने दोनों कैथरीन और एंजेला दोनों को यहाँ पोजेस करा हुआ है। यहाँ पे कैथरीन जो है वो क्रिस से बहुत बुरी तरीके से रीगन के बारे में बात कर रही होती है। डिस्पाइट यहाँ पे क्रिस बहुत शांति से यहाँ कैथरीन से बात करने की कोशिश कर रही होती है और उसको शांत करने की कोशिश कर रही होती है मगर वो उसकी आई को स्टैप कर देती है वहाँ पे पड़े क्रॉस की मदद से। जिसके बाद जो सिचुएशन है सारी वो एकदम स्पाइरल कर जाती है आउट ऑफ कंट्रोल और हम देखते हैं कि क्रिस को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और दोनों बच्चियों को देख के लग रहा है कि वो एकदम मरने ही वाली हैं। जिसके बाद फादर मैडिक्स यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी होता है चर्च का उनसे परमिशन लेने के लिए जाते हैं जिससे कि वो लोग यहाँ पे एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म कर सके, मगर उनका जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मगर यहाँ पे क्रिस बोलती है और इनकरेज करती है बेसिकली विक्टर को कि उसको चीजों पे गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो अभी भी होप है उसको कि उसकी बेटी जिंदा है। आगे वो ये भी बताती है कि उसका मानना है कि यहाँ पे विक्टर को पूरा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि एक्सॉर्सिज्म जो है वो बेसिकली हर तरीके से एग्जिस्ट करता है चाहे उसका तरीका अलग अलग क्यों ना हो। आगे वो ये भी बोलती है कि एक्सॉर्सिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि डीमन को हटाना है और साथ ही साथ विश्वास रखना है भगवान पे। तो यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं उन सबको भगवान पे विश्वास रखने की एक साथ काफी फर्म जरूरत है। जिसके बाद विक्टर यहाँ पे मिस्टर म्यूलन को कॉल करता है जिससे कि मिस बीहाइव का एड्रेस मिल सके उसको। जिसके बाद अगले ही दिन वो मिस बीहाइव से मिलता है और सारी सिचुएशन उनको समझाता है। वो अग्री कर जाती है मदद करने के लिए और इसके बाद दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल से लेके आया जाता है। जिसके बाद मिस बीहाइव यहाँ पे एक्सॉर्सिज्म जो है उसका शुरुआत करती है, मगर साथ ही साथ यहाँ पे फादर मैडिक्स बोलता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो चर्च के वैल्यूज हैं उससे अगेंस्ट जा रही हैं सारी चीजें। यहाँ पे वो बल्कि बताता है कि चर्च ने बोला है कि बच्चियों को लेके एक साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए। विक्टर तब भी इस चीज पे गिव अप नहीं करना चाहता है और उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तो यहाँ मैडिक्स को हम देखते हैं कि वो मिस एन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है क्योंकि उसका मानना है कि उसने इस चीज में ट्रेनिंग तो ली ही है, साथ में ये फेट है कि उसको वहाँ पे इन लोगों के नेबरहुड में ही रहने का मौका मिला क्योंकि उसके किस्मत में ये करना लिखा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोर्सिज्म यहाँ पे शुरू हो चुका है और जो डीमन है वो यहाँ पे अपनी जो सारी ताकत है वो दिखाना उसने शुरू कर दिया है। अब रिचुअल हो रहा होता है तो उसके बीच में हम ये भी देखते हैं कि दोनों बच्चियों की जो हार्ट बीट है वो भी सिंक्रोनाइज हो गई है साथ में ही। यहाँ पे मिस बिहाइव जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन सबको एक लॉकेट देती है पहनने के लिए और बोलती है कि एक्सोर्सिज्म के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए दोनों में से किसी भी बच्ची को कोई आके यहाँ टच नहीं करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एन जो यहाँ पे रिचुअल में जो उसको बोलना होता है उसको बोलने की वो शुरुआत भी कर देती है। यहाँ पे जो डीमन होता है वो एन को इमोशनली यहाँ टॉर्चर करने लग जाता है उसको खुद के बच्चे के बारे में याद दिला दिला के। और साथ ही साथ हम एंजेला को देखते हैं जो विक्टर को सीधे देख रही है और बोलती है कि तुम तो भगवान में विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। मिस बिहेव यहाँ पे अपना बिल्कुल कूल लूज नहीं करती है और उसको जो करना है उसी पे एकदम फोकस कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बच्चों की बॉडीज ऐसे जलने लग गई है जैसे कि उनपे गर्म पानी डाला गया हो। जिसके बाद उनकी बॉडीज में से कुछ अलग
अलग सा येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है और जाता है और डिसॉल्व हो जाता है आग में। जिसके बाद यहाँ पे मिस बिहाइव विक्टर को बोलती है कि ईस्ट साइड जाके वो जो प्यूरिफिकेशन का पानी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दे और जो भी करे वो इस एरिया से थोड़े से डिस्टेंस पे जाके करे। जब विक्टर ऐसा करने के लिए बाहर जाता है तो उसको दिखाई देता है कि मैडक्स अपने गाड़ी में बैठा हुआ है। साथ ही साथ घर के अंदर का जो सिचुएशन है वो एकदम आउट ऑफ हैंड जाने लगा है। विक्टर को यहाँ पे एंजेला याद दिलाती है उस दिन का जिस दिन सोरेन हॉस्पिटल में थी और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उस दिन जिस दिन डॉक्टर ने विक्टर को बोला था कि बच्ची और माँ में से कोई एक ही को चूज कर पाएगा वो, तो उसने यहाँ पे सोरेन को बचाना चूज करा था। और अब देख के लग रहा है कि जो डीमन है उसने विक्टर को दोबारा से उसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ वो बोलता है कि दोनों में से कोई एक ही बच्ची बचेगी तो वो यहाँ चूज करे कि उसको किसको बचाना है। और अगर यहाँ पे वो लोग चूज नहीं करते हैं तो दोनों ही बच्चियां मारी जाएंगी। यहाँ पे सब पे डिपेंड करता है कि कौन किसको बचाना चाहता है कितना ज्यादा। और साथ ही साथ हम दोनों बच्चियों को देख पाते हैं कि दोनों अलग अलग जगह से चिल्लाने लग गए हैं अपने पेरेंट्स को कि उनको बचाया जाए, मगर तब भी चाहे कुछ भी हो जाए कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है पर्टिकुलरली। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फादर मैडक्स वहाँ पर आ गया है और वो यहाँ प्रे करना स्टार्ट कर दिया है जिससे कि बाकी सब में भी जोश आ जाता है वापस से। जिसके बाद इस डीमन को शांत करने के लिए वो अपना दोनों हाथ एक एक बच्ची के सर पे रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डीमन है उसको शायद ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है और वो मैडक्स का यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से गले को घुमा के उसको मार डालता है। सिचुएशन इसके बाद और ज्यादा कंट्रोल से बाहर स्पाइरल होने लग जाती है। तो विक्टर यहाँ पे सोरेन का जो पर्पल वाला स्कार्फ होता है उसको लाता है और एंजेला के गले के अराउंड उसको रख देता है और यहाँ पे उसको बार बार बोल रहा होता है कि उसको पूरी हिम्मत लगा के होशो हवास में रहने की जरूरत है चाहे कुछ भी हो जाए। एंजेला को देख के लग रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रही है होश में रहने की। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टोनी ने यहाँ पे कैथरीन का नाम ले लिया है और जैसे ही टोनी ऐसा करता है सारी जगह पे क्योस हो जाता है। एंजेला यहाँ पे सांस नहीं ले पा रही होती है और अचानक से हम देखते हैं कि वो एकदम से हवा में उड़ने लग गई है। साथ ही साथ एक अजीब सी लाइट उसके अराउंड है जैसे देख के लग रहा है कि उसे किसी चीज के अंदर खींचने की कोशिश करी जा रही है। ये सारी चीज हो रही होती है और हम क्रिस को देख पाते हैं कि उसने प्रे करने के लिए अपनी दोनों हाथ को ऊपर हवा में किया है और एकदम से हम देखते हैं कि काले रंग का खून एंजेला के मुंह से निकल के सीधे सीलिंग की तरफ जा रहा है जैसे कि हेल का दरवाजे का डेमार्केशन हो वहाँ। कि अचानक से एंजेला यहाँ पर एकदम से कोलैप्स कर जाती है जमीन पर जैसे कि उसकी जान चली गई है और कैथरीन एकदम से होश में आ जाती है। विक्टर को लगता है कि उसकी बेटी भी मर गई है शायद। वो जाता है उसको हक करता है बहुत जोर से, मगर देख के लग रहा है कि जो डीमन है उसने यहाँ पे इन सब के साथ एक खेल खेला है। अचानक से हम देखते हैं कि कैथरीन यहाँ सांस नहीं ले रही होती और जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को उस अबैंडन जगह पे उस फॉरेस्टेड एरिया में पाती है। अचानक से दो हाथ आते हैं पानी में से बाहर और उसको अंदर खींच लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि आई चूज यू। ऐसा होते ही एंजेला वापस होश में आ जाती है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो डीमन था उसने एक्चुअली यहाँ पे सबके साथ जो खेल खेला था वो ये था कि जिसको वो लोग चूज कर रहे थे कि उसको बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है उसने उसी इंसान को ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे टोनी ने कैथरीन का नाम लिया तो वो कैथरीन को मार दिया और एंजेला को छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसकी नजर में टोनी चाहता था कि कैथरीन को बचाया जाए मोर देन एंजेला। जिसके साथ ही ये वाली जो रात है ये खत्म हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बीत गया है, एंजेला नॉर्मल हो चुकी है, अपने रूटीन में आ चुकी है और टोनी का जो परिवार है वो कैथरीन वाले सारे सिचुएशन से धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। एंजेला को देख के लगता है कि वो अभी भी कैथरीन को मिस करती है, स्पेशली जब वो स्कूल में होती है और अपने बगल वाली सीट को खाली पाती है। तो साथ ही साथ हमें मालूम चलता है कि क्रिस के यहाँ पे जो ख्वाहिश थी अपनी बेटी से मिलने की वो भी पूरी हो जाती है, जहाँ पे उसकी बेटी रीगन आती है उसको मिलने के लिए। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मूवी का यहाँ पे आपको रिकैप सुनना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को वहाँ मैसेज करके बता सकते हैं और मैं उनको भी चाहूंगी एज सून एज पॉसिबल कि मैं रिकैप कर सकूँ आपके लिए। एंड विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।